तो 2 दिन पहले फैंटास्टिक फोर का एक छोटा सा टीजर रिलीज हुआ जिसको देखकर बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई मजा नहीं आया, वो बैंक देखने को नहीं मिला, फिर उसके बाद वो मनी शॉट कहां पर है। तो इस छोटे से टीजर में आपको दिखेगा कैसे छुपा जो दिया है। मतलब इस पूरे टीजर को मल्टीपल टाइम्स देखने के बाद आई काइंड ऑफ रियलाइज दैट बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम लोग ओवरलुक कर गए, स्पेशली मी। जब मैंने अपना ब्रेकडाउन किया था तो उसमें बहुत सारी चीजों के ऊपर बात नहीं कर पाए थे, बट नाउ आई थिंक इट इज टाइम। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने इस वाले शॉट को ऑब्जर्व किया और कहा कि जॉनी स्टॉर्म के कपड़े जल ही नहीं रहे, स्पेशली जब वो स्पेस पे पहुंच चुका है तो भी। तो मैंने इस पूरी सीक्वेंस को देखा और मुझे समझ में आया कि इसका सिंपल सा सॉल्यूशन बस यही हो सकता है कि रीड रिचर्ड्स ने जॉनी स्टॉर्म के लिए कुछ ऐसे सिविलियन कपड़े डिजाइन करे हों जो कि आग लगने पर भी ना जले। और इन केस यू गाइस आर थिंकिंग कि भाई इस शॉट पे ये उड़ के तो चला गया बालकनी से, लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि इसके कपड़े जल गए और हमको पता नहीं लगता। तो मैं आपको ये वाला शॉट एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर स्पेस ने जॉनी ने यही सेम कपड़े पहने हुए जो वो बालकनी से पहन के उड़ा था। एंड अगर आप इस पूरी सीक्वेंस को थोड़ा भी ध्यान से देखने की कोशिश करते हो तो आपको ये बात समझ पे आ जाएगी कि जॉनी स्टॉर्म किसी पर्पस से उड़ रहा है। मतलब वो किसी से लड़ने जा रहा है, किसी को चेस कर रहा है। एंड अगर हम इस पूरी मूवी के मेन विलन और उसके हेरल्ड के बारे में सोचे तो हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ये फिगर आउट करने में कि आखिरकार जॉनी स्टॉर्म पीछा किसका कर रहा है। सिल्वर सर्फर। इस मूवी में हमको वो हमारा ट्रेडिशनल नॉर्दर्न रैड वाला जो सिल्वर सर्फर है वो देखने को नहीं मिलेगा। उसका एक फीमेल वर्जन है बिकॉज हम एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में है। तो यहाँ पर गैलेक्टस की जो सिल्वर सर्फर है उसका नाम है शालाबाल। ये भी कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करती है और इस मूवी में भी हमें देखने को मिलेगी। एंड जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तो इन लोगों ने हमारा काटने के लिए इस वाले सीन में सिल्वर सर्फर को काट दिया है। मतलब जॉनी स्टॉर्म उड़ के जिसका भी पीछा कर रहा है वो दिखाया नहीं गया। और अगर आप लोगों को याद हो तो जो पुरानी फैंटास्टिक फोर मूवी आई थी राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर, उसमें भी हम कुछ ऐसी ही सीक्वेंस देखते हैं जहां पर क्रिस इवांस का जॉनी स्टॉर्म सिल्वर सर्फर का पीछा करता हुआ जाता है और सिल्वर सर्फर उसको चोक कर देता है। फिर उसकी पावर्स एब्जॉर्ब हो जाती है और वो कहानी काफी अलग चलती है। लेकिन यहां पर भी हो सकता है हमको ऐसा कुछ देखने को मिले, लेकिन सिल्वर सर्फर यहां पर जॉनी को पकड़ने के बजाय स्पेस में पहुंच जाए। एंड लास्ट आई चेक तो क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होती तो जॉनी स्टॉर्म की फ्लेम ऑफ हो जाएगी और वो वापस नीचे गिरेगा, जो बहुत हद तक आयरन मैन 1 की वो आइसिंग प्रॉब्लम वाली सीक्वेंस जैसा भी हो सकता है। I know it sounds weird, लेकिन हम सुपर हीरोज और कॉमिक बुक मूवीज की बात कर रहे हैं। मतलब एक एंटिटी आके पूरे प्लेनेट को कंज्यूम कर रही है और फिर उनसे बात भी करेगी आगे। स्पीकिंग ऑफ विच, तो ट्रेलर का ये वाला शॉट काफी इंटरेस्टिंग था जिसको देखकर मैंने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि कोई अटैक सा हो रहा है फैंटास्टिक फोर और इनकी पूरी सिटी के ऊपर ये फ्लेम्स और सब कुछ देखने को मिल रही है। एंड इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करके आई काइंड ऑफ रियलाइज्ड कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है जो हमारी आंखों के सामने है, बट स्टिल वी आर अनेबल टू फिगर इट आउट। मतलब इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है जिनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली सबसे ऑब्वियस वन की गैलेक्टस आ रहा है। हमको पता है कि वो इस मूवी का मेन विलन है और वो इतना बड़ा आएगा तो पता तो चल ही जाएगा सबको। तो क्लियरली ये हो सकता है कि गैलेक्टस की अपीयरेंस हो, लेकिन हमको ये पता है कि गैलेक्टस दिन में आएगा और ये पूरा शॉट रात में है। तो दिस कुड बी समथिंग एल्स इंटायरली। दूसरी चीज हो सकती है सिल्वर सर्फर। मतलब गैलेक्टस जहां पर भी जाता है वो स्काउटिंग के लिए आगे अपने हेरल्ड को भेज देता है जो कि सिल्वर सर्फर है। तो सिल्वर सर्फर आएगी और मे भी हो सकता है कि वो अपने साथ कुछ तबाही भी लेकर आए, बट इस बात के भी चांसेस कम है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है इनकर्जन। हम लोग इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि इनकर्जन डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स का एक बहुत बड़ा प्लॉट डिवाइस बनने वाला है और सरप्राइजिंगली अभी तक हमें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिले। नो वे होम में थोड़ा बहुत वो फटने लगा था, फिर उसके बाद द मार्वल्स, जिन भी बदनसीब लोगों ने देखी होगी उनको पता था कि वहां पर क्या हो रहा था। वो हम तो नहीं बता सकते। मतलब वो जिन्होंने देखी वो भी नहीं बता पाएंगे, जिन्होंने बनाई है शायद वो बता उसके चांसेस भी कम है। तो वहां पर भी कुछ देखने को मिला, लेकिन अभी तक एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड इनकर्जन हमने कहीं पर भी एमसीयू में नहीं देखा है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी जो कुछ हो रहा था उसे इनकर्जन कह तो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। मतलब हमको ये समझ में आ रहा था कि वहां पर एक प्लैनेट है और वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन वो दूसरा प्लैनेट आकर के उससे टकरा रहा है। ये सारी चीजें बहुत क्लियरली समझ में नहीं आई थी। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये वो वाला सीन हो, मे भी ऐसा हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर की इस सीक्वेंस पे हमको पहला एमसीयू का इनकर्जन देखने को मिले, बट आई थिंक इस बात के चांसेस थोड़े कम है। आई मीन अगर आप ये पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को फॉलो करके देखो तो जॉनी स्टॉर्म इन लोगों के साथ अभी यहाँ पर खड़ा हुआ है उन्हीं सेम कपड़ों में। इसके बाद ये फ्लेम ऑन करेगा और फिर जाएगा उड़ता हुआ स्पेस में। लेकिन स्पेस में अगर हम लोग देखें तो इनकर्जन जैसा दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। सो व्हाट कुड दिस बी? इसका आंसर मुझे एक्चुअली मिला फैंटास्टिक फोर के उन इश्यूज में जिसमें गैलेक्टस ने अपनी सबसे पहली अपीयरेंस दी थी।
अब मैं बहुत श्योरली तो नहीं बोल सकता कि वही चीज है, लेकिन इस इशू में क्या होता है कि जब गैलेक्टस अर्थ पे आने लगता है तो वो पहले सिल्वर सर्फर को स्काउटिंग के लिए भेज देता है। सिल्वर सर्फर जैसे ही अर्थ पे पहुंचने लगता है तो पूरी की पूरी अर्थ पे अचानक से आग लग जाती है। अब फैंटास्टिक फोर मून से अर्थ पे आ रहे होते हैं क्योंकि वहां इनह्यूमंस का कुछ लफड़ा चल रहा था, तो मून से अर्थ पे पहुंचते उनको लगता है कि भाई पूरे आसमान में आग लग गई, ये क्या चल रहा है। जॉनी स्टॉर्म अपना फ्लेम ऑन करके लोगों को बचाने की कोशिश करता है, तो लोग सोचते हैं इसी ने आग लगाई होगी, इस पे पानी डाल दो। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसके बाद ये आग वाग ठीक हो जाती है और फिर ये लोग अपने घर में पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर मिस्टर फैंटास्टिक अपने रिसर्च में बिजी हो जाते हैं। सूजन, स्टॉर्म और बाकी के लोग जाकर के आसमान में देखते हैं तो आसमान अब आग के बजाय पत्थरों से ढक चुका है। और सूजन को समझ में नहीं आता तो वो रीड को ढूंढती हुई जाती है। रीड अपनी लैब में वॉचर, उआटू द वॉचर को लेके बैठा हुआ है जो इस पूरे कांड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो कहता है कि मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं ताकि सिल्वर सर्फर अगर अर्थ पे आए तो उसको ये समझ में ना आए कि ये अर्थ सेंटिएंट बीइंग्स को होस्ट कर रही है। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कॉमिक बुक्स में कि गैलेक्टस सिर्फ उन्हीं प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है जिनमें सेंटिएंट लाइफ है। मतलब गैलेक्टस जो है ना वो पूरे यूनिवर्स में एक लाइफ एंड डेथ का बैलेंस मेंटेन करके चलता है। मतलब एक तरफ अगर लाइफ बढ़ती चली जाएगी तो फिर ये एवर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स को कट डाउन करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो काम गैलेक्टस का है। जिन भी प्लैनेट पे जिंदगी एग्जिस्ट करती है वो उसको खत्म करता है। ऑल्दो वो इस पूरी कोशिश में होता है कि जिस भी प्लैनेट को वो कंज्यूम करे वहां पर बहुत ज्यादा लाइफ ना हो, मतलब उसको जाने ना लेनी पड़े, लेकिन फिर भी अगर होती है तो वो रुकता भी नहीं है। तो यहां पर उआटू बस ये कोशिश करता है कि सिल्वर सर्फर को ऐसा लगे कि इस प्लैनेट पे सेंटिएंट लाइफ नहीं है, तो गैलेक्टस को बोले कि नहीं भाई आने की जरूरत नहीं है, बट इवेंचुअली उनके प्लान्स फेल हो जाते हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि यहां पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा हो। मे बी ये काम वॉचर का ही हो जो अब वॉचर नहीं है। इस बात का प्रूफ व्हाट इफ के 3 सीजन्स बहुत अच्छी तरह से दे देते हैं। तो हो सकता है कि वो यहां पर इनके पूरे प्लैनेट को बचाने की कोशिश कर रहा हो, विच इज गोइंग टू फेल अल्टीमेटली, क्योंकि हमको पता है कि गैलेक्टस अर्थ पे पहुंच जाएगा। वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ देख रहा है दिन में पहुंचकर। अब ये चीज लेकर आती है दूसरी बात पर, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई गैलेक्टस का साइज इतना छोटा कैसे कर दिया। कॉमिक बुक्स में उसको देखो वो बड़े बड़े प्लैनेट्स के सामने उनको गेंद जैसे पकड़ के और खा जाता है। तो एक्चुअली गैलेक्टस जो है वो अपनी विल के अकॉर्डिंगली अपने साइज को बड़ा छोटा कर सकता है। नाउ ये डिबेटेबल है कि वो अपने साइज को कैसे छोटा करता है। कई लोगों का ऐसा बोलना है कि जब उसके अंदर से अपनी कॉस्मिक एनर्जी निकल जाती है तो उसका साइज इंसानों जितना श्रिंक हो जाता है, लेकिन बिना कॉस्मिक एनर्जी को रिलीज करे भी गैलेक्टस एक सिग्निफिकेंट साइज तक अपने आप को छोटा कर सकता है, जो हम इस टीजर में देख पा रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि गैलेक्टस का साइज एक्चुअली में कितना बड़ा होता है, और जॉनथन हिकमैन के कॉमिक बुक का ये वाला पैनल इस बात का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि गैलेक्टस अपने आप को छोटा करके अर्थ पे पहुंचता है। वो फैंटास्टिक फोर के पास जाता है जो उसको देखकर भौचक्के के रह जाते हैं, लेकिन वो उनको कहता है काम डाउन, मैं खाने के लिए नहीं आया हूं, मेरे पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब वो बात क्या है वो हमारे वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि गैलेक्टस का अर्थ पे आना एक सिग्निफिकेंट साइज में होता रहता है। मतलब वो इंसानों के जितना छोटा नहीं होगा, लेकिन एक सिग्निफिकेंट साइज तक छोटा हो जाता है। कॉन्ग जितना मान के चल सकते हो आप, ताकि वो अर्थ पे पहुंचे तो भी लोग उसके सामने बोने ही लगे। ना इन सारी चीजों के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और भी बाकी रह जाती है, और वो है कि रीड आखिरकार इस ब्लैक बोर्ड पे लिख क्या रहा है और वो करने की कोशिश क्या कर रहा है। तो देखो मैंने अपने ब्रेकडाउन में भी बताया था कि रीड यहाँ पर कुछ वर्म होल, पोर्टल्स और इन सब चीजों के बारे में बात कर रहा है। एट कॉमिक बुक्स में उसका यही काम है, वो ब्रिज नाम के एक डिवाइस को डिस्कवर करता है जो मैंने ब्रेकडाउन में भी कहा था, और उससे ये लोग मल्टीवर्सल ट्रैवल कर लेते हैं। तो क्लियरली रीड यहां पर उसी चीज को खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आखिरकार क्यों? तो यहां पर अलग अलग पॉसिबिलिटीज एक बार फिर से आ जाती है, जिसमें से सबसे पहली ये है कि ये लोग घर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। I mean, जब मैंने इसको पहली बार सुना तो मैं खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो गया, लेकिन एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी इंटरनेट पे घूम रही है, और उसके अकॉर्डिंगली जितने भी फैंटास्टिक फोर जो चारों हम लोग इस मूवी में देख रहे हैं वो एक्चुअली मेन सीक्रेट टाइमलाइन का पार्ट है। मतलब कुछ ऐसा हुआ कि 616 की टाइमलाइन में ये लोग स्पेस पे जाते हैं, और वो कॉस्मिक रेज वाला जो पूरा इंसिडेंस है जिससे इनको अपनी पावर्स मिलती है, उस समय पर ये लोग मल्टीवर्सल ट्रैवल भी कर जाते हैं और इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में पहुंचकर 60s की टाइमलाइन में अपने आप को पूरा डेवलप करते हैं, विच कैन टोटली मेक सेंस इफ यू थिंक अबाउट इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, क्योंकि 616 की टाइमलाइन में हो सकता है कि थोड़े आगे फ्यूचर से हो और इनके पास वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और वो सारी चीजें हो जिनको जब 60s के ऑल्टरनेट यूनिवर्स में लेके आते हैं तो थोड़े ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। जैसे आप कुछ इमॉर्टस ने किया था जब वो टाइम ट्रैवल करके पिरामिड्स वाले टाइम पे पहुंच जाता है, और अपने वही फ्यूचर वाले टेक का इस्तेमाल करके अपने आप को इतना ग्रो एंड डेवलप कर लेते हैं कि वहां के जितने भी लोग हैं वो इनको भगवान के जैसे पूछने लगते हैं, बिकॉज इनके जितने भी पोस्टर्स और जितने भी मूवी प्रमोशंस है उसमें क्वाइट लिटरली लोग इनको बहुत ज्यादा पूछते हैं, मतलब एकदम ऊपर के लेवल पे रखते हैं, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया जिस स्टेज पे आज है वो उन्हीं की वजह से। नाउ ये पूरा का पूरा इंसिडेंस कैसे हुआ, तो लोगों का
कहना है कि कॉस्मिक रेस की वजह से ये लोग इधर आ गए, फिर कुछ लोगों का बोलना है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स वाज एक्चुअली द रीजन, मतलब फ्रैंकलिन पैदा हो चुका था और फिर उसके कुछ खेला कूदी करने की वजह से ये लोग दूसरी रियलिटी में पहुंच गए, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जब तक आप इस वाले सीन को ना देखो। तो मैंने अपने ब्रेकडाउन में कहा था कि इस पूरे टीजर में हमको कहीं पर भी सूजन प्रेग्नेंट नजर नहीं आ रही है, बट यहां पर मैं गलत प्रूव हो जाता हूं क्योंकि इस वाले सीन में हम शायद उसके बम्प को नोटिस कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो मे भी ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ा ज्यादा सोच रहा हूं, बट आई स्टिल फील कि यहां पर सूजन प्रेग्नेंट है, और अगर वो यहां पर इस सीन में प्रेग्नेंट है इसका मतलब ये है कि ये लोग ऑलरेडी 60s वाली टाइमलाइन में हैं। प्लस इनके स्पेस में जाने वाले शॉट्स हमको ऑलरेडी दिखा दिए गए हैं कि वो इसी टाइमलाइन में टेक प्लेस कर रहे हैं, मतलब वो 60s की टाइमलाइन से ही स्पेस में गए थे। तो 616 में जाकर वो कॉस्मिक रेस वाली थ्योरी पूरी तरह से गलत प्रूव हो जाती है। एंड फिर एक पॉपुलर थ्योरी ये भी है कि फ्रैंकलिन ये सारी चीजें कर रहा है, मतलब फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ने अपने माँ बाप और जितने भी उसके रिश्तेदार हैं ये चारों, इनको एक ऐसी ऑल्टरनेट रियलिटी में भेज दिया है जो उसका खुद का क्रिएटेड पॉकेट डायमेंशन है, और वहां पर सब हंकी डोरी चल रहा है। एंड दैट कुड ऑल्सो बी द रीजन कि इस टीजर में हम लोगों ने रीड को अपनी पावर्स यूज करते हुए क्यों नहीं देखा, बिकॉज फ्रैंकलिन ने उसको शायद दी ना हो, मतलब पावर्स। और एज मच एज आई लाइक दिस थ्योरी, क्योंकि फ्रैंकलिन एक ऑल्टरनेट हाउस ऑफ एम वाला सिनेरियो पूरी तरह से क्रिएट करने के लिए केपेबल है, आई डोंट थिंक कि मार्वल इसी चीज को बार बार दोहराना चाहेंगे। हम लोगों ने वांडा विजन में भी यही पॉकेट डिमेंशन वाली चीज देख ली थी, फिर उसके बाद अगाथा ऑल अलोंग में भी बिली अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके पूरा रोड ही क्रिएट कर मारता है। तो आई डोंट थिंक ये लोग तीसरी बार उस चीज को करेंगे, मतलब कितनी बार। लेकिन हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि रीड ये सारी चीजें सिर्फ इसीलिए डिस्कवर करना चाहता है क्योंकि इनको अपने इस यूनिवर्स से बाहर निकलना है, और उसका रीजन है गैलेक्टस। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि गैलेक्टस अर्थ पे इसको कंज्यूम करने नहीं आया, क्योंकि अगर उसको कंज्यूम करना ही होता तो यहाँ पर पहुंच के नजारे नहीं देखता। बहुत हाई चांसेस है कि गैलेक्टस यहाँ पर आया है फ्रैंकलिन को ढूंढता हुआ, जो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कॉमिक बुक्स में। बस आप फिलहाल के लिए इतना समझ सकते हो कि गैलेक्टस एंड फ्रैंकलिन रिचर्ड्स आर बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए हैं। और वो जो जोनाथन हिकमैन की पैनल मैंने आपको दिखाई थी ना, तो वहां पर गैलेक्टस फटाफट फैंटास्टिक फोर से बात करता है और तुरंत ही कट लेता है। फिर स्पेसशिप में जब फैंटास्टिक फोर उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई इतनी जल्दी क्यों आ गया तू, तो कहता है मुझे फ्रैंकलिन से डर लगता है। ये एक्चुअली में ट्रू है, बिकॉज फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इज टू ओवरपावर्ड इन कॉमिक बुक्स। तो ऐसा हो सकता है कि गैलेक्टस इस दुनिया में फ्रैंकलिन का करने आया इससे पहले कि वो बड़ा होकर शक्तिशाली बन जाए, और रीड इसी वजह से यहां से भागना चाहता है क्योंकि उसको अपने बच्चे को बचाना है। एंड उसको पता है कि पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जहां पर गैलेक्टस उनको ढूंढ नहीं पाएगा, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है और वो है यूनिवर्स ही बदल दो। नाउ यहां पर एक पॉसिबिलिटी और भी है जो मुझे लगती है, और वो ये है कि ये लोग सीक्रेट टाइमलाइन से ही आए हैं, मतलब ये लोग सीक्रेट टाइमलाइन का ही पार्ट थे, बट ड्यू टू सम रीजन, अब वो रीजन क्या है मैं अभी फिगर आउट नहीं कर पाया हूं, अगर आपको लगे तो बता देना। ये लोग इस ऑल्टरनेट रियलिटी में फंस चुके हैं, यहीं पर इनको पावर्स मिली, यहीं पर इन लोगों ने सारे डेवलपमेंट्स करे, और अब ये इस पूरी रियलिटी में ओके थे। लेकिन फिर गैलेक्टस आया, उसके बच्चे को थ्रेट लगा, तो इसी वजह से अब रीड यहां से एस्केप करना चाहता है, और यहीं पर आती है डूम की कहानी। नाउ यू सी, विक्टर वॉन डूम इस यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा, मतलब आरडीजे वाला डॉक्टर डूम यहाँ पर है, और ना ये इस दुनिया के लिए वही था जो 616 के लिए टोनी स्टार्क है, मतलब सीक्रेट टाइमलाइन में जो कुछ भी टोनी स्टार्क ने किया वो यहाँ पर विक्टर वॉन डूम कर रहा था। तो वो अपनी दुनिया के लिए सब कुछ कर ही रहा था अंटिल फैंटास्टिक फोर अराइव्ड। उनके पास वो हाईटेक गैजेट्स थे, हाईटेक टेक्नोलॉजी थी, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने इस पूरी दुनिया को काफी ज्यादा ग्रो करवा दिया, और अब वो इस दुनिया के सेवियर हैं जिनको अच्छे से पूजा जाता है, जो चीज डूम अपने लिए करवाना चाहता था। और इसके जख्मों पे नमक तब डलेगा जब डूम्सडे में ये इस बात को फिगर आउट करेगा कि ये सारी चीजें जो वो कर रहा था वो उसी के जैसा दिखने वाला ऑलरेडी सीक्रेट टाइमलाइन में कर चुका है, और लोग उसको कितना ज्यादा मानते हैं। तो इस तरह से फैंटास्टिक फोर और डूम के बीच में एक बहुत ही गहरी राइवलरी सेट हो जाएगी, बिकॉज डूम वॉज एवरीथिंग अंटिल दीज गाइज अराइव्ड। इन लोगों ने उससे वो चांस छीन लिया, एंड गेस व्हाट, डूम को वो चांस मिलेगा, या फिर वो उसे खुद ही क्रिएट कर लेगा। जब पूरा का पूरा मल्टीवर्स खत्म होगा तो वो अपनी मन पसंदीदा दुनिया बनाएगा जो वो हमेशा से बनाना चाहता था, उसका सेवियर बनेगा, उसका गॉड बनेगा, गॉड एम्परर डूम के फॉर्म में। तो मतलब मार्वल वालों के पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर वो चाहे तो अपने सारे तिकड़म भिड़ा करके एक पत्थर से 4-5 चिड़ियाएं मार सकते हैं, और वो भी इसी मूवी में। बढ़िया, मैं देखो सोचता हूँ तो सोचने लग जाता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इस वाली थ्योरी में एक बहुत बड़ा लूप होल है, और वो ये है कि आखिरकार फैंटास्टिक फोर सीक्रेट टाइमलाइन से इस ऑल्टरनेट दुनिया में पहुंचे कैसे। तो वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ। अगर आपको दिमाग में कुछ भी घोड़े दौड़ रहे हैं तो प्लीज डू लेट मी नो, एंड वील टॉक अबाउट दिस मोर। बाय बाय।